नमस्कार विद्यार्थियों, मैं चंद्रमोहन वर्मा, आपका जीव विज्ञान विषय अध्यापक। और आज हम बात करेंगे कक्षा 11 के अध्याय 4 के भाग 2 के बारे में। ठीक है। और इस भाग में बच्चों हम जानेंगे किसके बारे में? प्राणी जगत के वर्गीकरण के बारे में, कि प्राणी जगत जो है उसको या प्राणियों को जो है कितने भागों में और किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है। और साथ ही इस भाग में हम देखने वाले हैं दो संघों को, एक पोरीफेरा संघ और दूसरा सिलेंट्रेटा संघ। ठीक है। तो बच्चों एक चार्ट के द्वारा हम देखते हैं प्राणियों के वर्गीकरण के बारे में। ठीक है। देखो हमने जो है प्राणियों के वर्गीकरण के आधार के बारे में बात कर ली थी। तो यहाँ पे कुछ प्राणियों के वर्गीकरण के आधार दिए हुए हैं और कुछ प्राणियों संघ उनके जो है संघ जो है उनके नाम भी दिए गए हैं साथ में उनके वर्गीकरण के आधार के साथ साथ। ठीक है। देखिए एनिमेलिया जगत जो है उसके अंदर कैसे जंतु आते हैं बच्चों? बहुकोशिकीय जंतु आते हैं जो कि अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है। अब इनके बात करूं अगर संगठन के स्तर की, तो बच्चों इन कोशिकाओं का जो है अलग अलग संगठन हो सकता है। जैसे कुछ जो जंतु होते हैं बच्चों या प्राणी होते हैं कोशिकीय स्तर का संगठन दर्शाते हैं, कुछ ऊतक अंग या अंग तंत्र प्रकार का जो है संगठन दर्शाते हैं। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कोशिकीय स्तर का संगठन, वो पाया जाता है बच्चों पोरीफेरा के अंदर। किसके अंदर बच्चों? पोरीफेरा या स्पंज के अंदर जो है कोशिकीय स्तर का संगठन पाया जाता है। पहली बात। ठीक है। इसमें सम्मिति की अगर बात करूं कोशिकीय स्तर की सम्मिति के अंदर, तो इसमें असम्मिति होती है बच्चों। क्या होती है? असम्मिति होती है। किसके अंदर? स्पंज के अंदर या फिर पोरीफेरा के अंदर। ठीक है। तो ये तो बात होगी बच्चों कोशिकीय स्तर के संगठन के आधार पर। दूसरा, ऊतक अंग या अंग तंत्र प्रकार के संगठन की अगर बात करूं, तो यहां पे जो है सम्मिति दो तरह की हो सकती है, एक अरीय सम्मिति और दूसरा द्विपार्श्व सम्मिति। ठीक है। अगर मैं बात करूं बच्चों किसकी? अरीय सम्मिति की या रेडियल सिमेट्री की, तो वो पाई जाती है बच्चों किसके अंदर? सिलेंट्रेटा के अंदर, जिसको निडेरिया भी बोलते हैं, और दूसरा टीनोफोरा के अंदर। ठीक है। तो अरीय सम्मिति जिसके अंदर यहाँ पे ये जो है अगर इसके बात करूं संगठन के स्तर की, तो इनमें ऊतक प्रकार का संगठन स्तर पाया जाता है या ऊतक स्तर का संगठन मिलता है। किस किस में? एक सिलेंट्रेटा में है और दूसरा अपने सिलेंट्रेटा के साथ साथ कौन सा? दूसरा टीनोफोरा के अंदर। ठीक है। सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा जो है दोनों जो है बच्चों संघ जो है उसके अंदर ऊतक स्तर का संगठन होता है, और दूसरा अपन को याद रखना है किसमें? अरीय सम्मिति पाई जाती है। किस किस में? सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा के अंदर। आगे बात करें अपन बच्चों द्विपार्श्व सम्मिति की। ठीक है। तो इसमें आगे है जो है गुहा के आधार पर भी बांटा गया है। एक अगुह्य जो होता है वो होता है प्लेटीहेल्मिन्थेस। क्या होता है बच्चों? प्लेटीहेल्मिन्थेस। और अगर बात करूं इसके संगठन के स्तर की, तो इसमें अंग स्तर का संगठन पाया जाता है। किस स्तर का बच्चों? अंग स्तर का संगठन पाया जाता है। ठीक है। और अगर बात करूं ये कैसे होते हैं? अगुह्य होते हैं। ठीक है। कैसे होते हैं बच्चों? अगुह्य प्रकार के होते हैं। ठीक है। अगर इनकी सम्मिति की बात करूं, तो द्विपार्श्व सम्मिति इनके अंदर पाई जाती है। आगे द्विपार्श्व सम्मिति वाले जो है कुछ क्या हो सकते हैं बच्चों? कूटगुह्य भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं बच्चों? कूटगुह्य। मतलब इसके अंदर जो है जो अ, अपनी इनकी जो गुहा होती है, सीलोम जो होती है बच्चों, वो मेसोडर्म से आच्छादित नहीं होती और थैलियों के रूप में पाई जाती है। ऐसे जंतुओं को बोलते हैं अपन कूटगुह्य जंतु, जो कि कौन होते हैं बच्चों? एस्केल्मेंथीज होते हैं। इसमें संगठन का स्तर तो अंगतंत्र प्रकार का होता है, लेकिन ये कैसे होते हैं बच्चों? कूटगुह्य होते हैं। और साथ ही में अगर बात करूं समिति की, तो द्विपार्श्व समिति इनके अंदर पाई जाती है। ठीक है। तो एस्केल्मेंथीज में अंगतंत्र प्रकार का संगठन, द्विपार्श्व समिति, और तीसरा ये होते हैं बच्चों कैसे? कूटगुह्य प्रकार के। ठीक है। आगे बात करूं, आगे द्विपार्श्व समिति। ठीक है। और साथ में क्या कौन सी प्रगुहा बोलो, तो इनमें क्या होती है? सत्य गुहा, या फिर ये कैसे होते हैं? प्रगुह्य होते हैं या गुह्य होते हैं। ठीक है। कहां से कहां तक? एनेलिडा से लेकर के अपने कोर्डेटा तक। कहां से बच्चों? एनेलिडा से आगे वाले जंतु जितने भी आएंगे, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा और कोर्डेटा, ये सारे के सारे कैसे होते हैं बच्चों? ये होते हैं गुह्य प्राणी। इनमें द्विपार्श्व समिति होती है और इनमें अंग तंत्र प्रकार का संगठन पाया जाता है। ठीक है। तो ये चार्ट जो है आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। यहां पे एक जो है स्टार पॉइंट दिया हुआ है किसके ऊपर? इकाइनोडर्मेटा के ऊपर। किसके ऊपर बच्चों? इकाइनोडर्मेटा के ऊपर। क्यों? क्योंकि इसमें एक स्पेशल स्थिति पाई जाती है बच्चों। क्या होता है इसके अंदर? इकाइनोडर्म में जीवन चक्र की अवस्था के अनुसार अरीय या द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। मतलब इसके अंदर दोनों तरह की समिति होती है, अरीय भी होती है और द्विपार्श्व भी होती है। जो इकाइनोडर्मेटा होता है बच्चों, उसकी अगर बात करूं लार्वा की, तो लार्वा के अंदर तो बच्चों क्या होगा? इसके अंदर
अरीय संविति नहीं होगी, उसके अंदर होगी द्विपार्श्व संविति। ठीक है, मतलब अपन कह सकते हैं कि इसका लार्वा जो है वो वयस्क से भी ज्यादा विकसित होता है संविति के आधार पर, और जो इसका बच्चों वयस्क जो होता है उसके अंदर अरीय संविति पाई जाती है, जो कि निम्न श्रेणी के जंतुओं में मिलती है। ठीक है, तो इकाइनोडर्मेटा हमें याद रखना है, वयस्क के अंदर तो अरीय संविति, और अगर बात करूं उसके लार्वा की, तो लार्वा के अंदर मिलती है बच्चों क्या, द्विपार्श्व संविति। ठीक है, तो ये चार्ट जो है आपके एनसीईआरटी का जो मैंने आपको समझा दिया। आगे बात करूं मैं, अगर मैं बात करूं किसके, नोटोकॉर्ड के आधार पर। ठीक है, किसके आधार पर बच्चों, नोटोकॉर्ड के आधार पर या पृष्ठरज्जु के आधार पर, जो कि आगे चल की आपकी रीढ़ की हड्डी या कशेरुक दंड जो है वो बनाती है। ठीक है, तो इसके आधार पर जो है जंतुओं को दो भागों में बांटा गया है। एक जो जिसके अंदर क्या पाई जाती है बच्चों, पृष्ठरज्जु या नोटोकॉर्ड पाई जाती है, उनको बोलते हैं नॉन, जो है नहीं पाई जाती उनको तो बोलते हैं नॉन कॉर्डेट या फिर अरज्जुकीय, जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी या नोटोकॉर्ड नहीं होती है, उनको क्या बोलेंगे बच्चों, नॉन कॉर्डेट। और जिसके अंदर पाई जाएगी उसको बोलेंगे रज्जु की या फिर कॉर्डेट। ठीक है, तो नोटोकॉर्ड या पृष्ठ रज्जु के आधार पर हमने जंतुओं को दो भागों में वर्गीकृत किया, एक जिनमें नहीं पाई जाएगी उनको बोल दिया नॉन कॉर्डेट। ठीक है, और दूसरा जिनमें पाई जाएगी उनको बोल दिया अपन ने कोर्डेटा या फिर रज्जुकी प्राणी। ठीक है, तो दो प्रकार के प्राणी, अरज्जुकीय और रज्जुकीय। अरज्जुकीय में कोई भी नोटोकॉर्ड या रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, और दूसरा अगर बात करें रज्जुकीय की, तो उनके अंदर रीढ़ की हड्डी बच्चों पाई जाती है। ठीक है, तो नॉन कोर्डेटा की बच्चों आगे बात करूं मैं, तो नॉन कोर्डेटा में आगे आगे क्या होते हैं बच्चों, कई सारे संघ जो है सम्मिलित होते हैं। ठीक है, पोरीफेरा से लेकर हेमिकोर्डेटा तक सारे संघ कैसे होते हैं बच्चों, नॉन कोर्डेट होते हैं। ठीक है, आपको बताऊं तो पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, इसके बाद में एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोर्डेटा, ये सारे के सारे बच्चों जो संघ हैं वो किस में आते हैं, नॉन कोर्डेटा या फिर अरज्जुकी के अंदर आते हैं। कहां से कहां तक बच्चों, पोरीफेरा से लेकर के हेमिकोर्डेटा तक। आपको अगर नाम बताऊं याद रखने पड़ेंगे बच्चों। ठीक है, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं बच्चों, नॉन कोर्डेट या अरज्जुकीय प्राणी होते हैं। ठीक है, और आगे जो बच जाएगा उसको बोलेंगे अपन कोर्डेटा या रज्जुकीय प्राणी। ठीक है, तो इनकी जो है अपन एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम किसको, पोरीफेरा संघ को। ठीक है, किसको, संघ पोरीफेरा को। और संघ पोरीफेरा को बच्चों स्पंज के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, स्पंज के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना है बच्चों कि पोरीफेरा संघ को स्पंज के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, क्योंकि बच्चों ये क्या करते हैं, जब इनमें पानी प्रवेश करता है तो फूल जाते हैं, और जैसे ही पानी बाहर निकलता है तो ये सिकुड़ जाते हैं, स्पंज की तरह होते हैं। आपने देखा होगा घरों के अंदर जो है बच्चों, स्पंज जो होता है उसको अगर पानी में डुबाओगे तो फूल जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे दबा के जैसे छोड़ते हैं वो फूल जाता है, और दबाते हैं तो पिचक जाता है। ठीक है, तो इस तरीके की ये भी इनकी संरचना होती है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है बच्चों, स्पंज कहा जाता है। ठीक है, पोरीफेरा का अगर मैं शाब्दिक अर्थ देखूं तो बच्चों पोरस का मतलब होता है पोर, पोर मतलब छिद्र बच्चों, क्या होता है, पोर मतलब छिद्र होता है। ठीक है, और फेरा मतलब बियर या धारण करने वाले, क्या होते हैं बच्चों, धारण करने वाले। ठीक है, तो ऐसे जंतु जो क्या धारण करते हैं बच्चों, छिद्र धारण करते हैं, अर्थात जिनके अंदर कई सारे क्या हो बच्चों, छिद्र हो, उनको बोलते हैं अपन पोरीफेरा। क्या बोलते हैं बच्चों, पोरीफेरा, मतलब पोर या छिद्र धारण करने वाले जंतु या प्राणी। ठीक है, पोरीफेरा हो गया। ठीक है, छिद्रधारी बोल सकते हैं। इन सदस्यों को स्पंज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से बच्चों, स्पंज के नाम से जाना जाता है। किसको, पोरीफेरा संघ को। ये बात जो है बच्चों आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे बात करें, सामान्यतः कैसे होते हैं बच्चों, लवणीय होते हैं, मतलब अधिकतर तो कैसे पाए जाएंगे, समुद्री जल में पाए जाएंगे। ठीक है, और कैसे होते हैं, असम्मित होते हैं, मतलब इनको किसी भी अक्ष से काट दे बच्चों ये दो समान भागों में नहीं बटेंगे, मतलब इनकी आकृति जो है उसकी कोई निश्चित नहीं होती। ठीक है, तो इसको जैसे अपन दो एक किसी केंद्रीय अक्ष काटेंगे तो इसको दो बराबर भागों में नहीं बांटा जा सकता। ठीक है, तो ये क्या दर्शाते हैं बच्चों, असम्मिति दर्शाते हैं। कौन, स्पंज। ठीक है, आगे याद रखना है ये आद्य बहुकोशी की प्राणी होते हैं, मतलब ये जो है प्राचीन समय में आए थे। ठीक है, तो प्राचीन प्रकार के क्या है, बहुकोशिकीय प्राणी होते हैं। आगे इनका शारीरिक संगठन की बात करूं बच्चों, तो इनका शारीरिक संगठन बच्चों कोशिकीय स्तर का संगठन होता है। इसके अंदर किसमें, इसके अंदर कोशिकीय स्तर का संगठन पाया जाता है, मतलब अनेक कोशिकाएं जो है वो मिलकर जो है ऊतक नहीं बनाती। यहाँ कोशिकाएं गुच्छ के रूप में अलग अलग जगहों पर पाई जाती है, लेकिन वो ऊतक निर्माण नहीं करती। तो इसलिए कहते हैं स्पंज कैसे होते हैं बच्चों,
कोशिकीय स्तर का संगठन दर्शाते हैं। ठीक है, तो पोरीफेरा के बारे में आपको ये बात याद रखनी है। आगे अगर बात करूं पोरीफेरा की या स्पंज की, तो स्पंज में जल परिवहन या नाल तंत्र की उपस्थिति होती है। बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, कि स्पंज के अंदर क्या पाया जाता है, जल परिवहन या जल नाल तंत्र जो है वो पाया जाता है, जिसको बोलते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। क्या बोलते हैं बच्चों, कैनाल सिस्टम भी बोलते हैं, नाल तंत्र को बोलते हैं इंग्लिश में कैनाल सिस्टम। ठीक है, तो इसके अंदर कैनाल सिस्टम या नाल तंत्र पाया जाता है, जिसे जल परिवहन तंत्र भी कहा जाता है। ये बच्चों बात जो है आपको याद रखनी है। ठीक है, पूछा जाता है कई बार, शरीर की सतह पर असंख्य छिद्र जो है उपस्थित होते हैं, मतलब इनके शरीर को जब देखा जाए तो उस पर अनेक जो है छिद्र उपस्थित होते हैं। आगे, जिनके द्वारा पानी स्पंज गुहा या स्पंजोसील में प्रवेश करता है। ठीक है, मतलब इसके अंदर की जो गुहा होती है बच्चों स्पंज के अंदर, तो उसको नाम दे दिया स्पंज गुहा। ठीक है, तो पानी जो है एक छिद्र से प्रवेश करेगा कहां, स्पंज गुहा में, और दूसरे छिद्र से बाहर निकल जाता है। जिससे प्रवेश करता है बच्चों उसको तो बोलते हैं ओस्टिया। ठीक है, जिस छिद्र से प्रवेश करेगा उसको तो बोलेंगे अपन ओस्टिया, और जिस छिद्र से बाहर खुलता है उसको बोलते हैं ओस्कुलम। क्या बोलते हैं बच्चों, ओस्टिया जिससे प्रवेश करेगा और ओस्कुलम जिससे बाहर निकलेगा। ठीक है, तो दो छिद्र होते हैं यहाँ पे, ओस्टिया और ओस्कुलम। जो ओस्टिया होता है बच्चों कैसा होता है, छोटा होता है। ठीक है, कैसा होता है बच्चों, छोटा होता है, और ओस्कुलम कैसा होता है बच्चों, बड़ा होता है। ठीक है, अगर इसकी संरचना बना के बताऊं बच्चों, इस प्रकार हो सकती है। ठीक है, इस प्रकार जो है इसकी संरचना अगर मैं बनाना चाहूं, ठीक है, तो ये बड़ा छिद्र हो गया। ठीक है, और ये छोटा छिद्र हो गया। ठीक है, ये क्या है, इसकी स्पंज गुहा मान लो। ठीक है, क्या है ये, बीच में स्पंज गुहा मान लो इसको। ठीक है, ये गुहा बनी हुई है, बीच में क्या है, स्पंज गुहा है। ठीक है, इसको मान लो ये है स्पंज गुहा। ठीक है, तो जिस छिद्र से इसमें जल प्रवेश करता है, ठीक है, जल यहां से प्रवेश कर रहा है, इसको बोलते हैं अपन ओस्टिया। क्या बोलते हैं बच्चों, ओस्टिया बोलेंगे इसको तो। और जहां से बाहर निकलेगा जल उसको बोलेंगे अपन ओस्कुलम। क्या बोलेंगे बच्चों, ओस्कुलम। तो स्पंज के अंदर बच्चों दो तरह के छिद्र मिलते हैं, जहां से जल प्रवेश करेगा उस छिद्र को तो बोलेंगे बच्चों क्या अपन, ओस्टिया, और जिस छिद्र द्वारा बाहर निकलेगा उसको बोलते हैं ओस्कुलम। ओस्टिया देखो क्या होता है बच्चों, छोटा होता है, और ओस्कुलम आपको दिख रहा होगा कैसा होता है बच्चों, बड़ा होता है। और ओस्टिया से प्रवेश कहां करता है, स्पंज गुहा में, और फिर स्पंज गुहा से होता हुआ, ओस्कुलम से होता हुआ जो है शरीर के बाहर निकल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, जल परिवहन का मार्ग जो है वो भोजन एकत्रित करने में, जो जल परिवहन का बच्चों जिस मार्ग से जल गुजरता है यहाँ पे, तो ये मार्ग क्या क्या काम आता है बच्चों, एक तो भोजन को एकत्रित करने के काम आएगा। ठीक है, मतलब भोजन को स्टोर करके रखने के काम आएगा। दूसरा, श्वसन में भी काम आता है ये। ठीक है, मतलब जो है इसके अंदर अगर श्वसन होगा तो जल के द्वारा जो है ऑक्सीजन यहाँ जाएगी और CO2 बाहर निकल जाएगी, तो ये श्वसन में भी काम आता है। तीसरा, ये अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करने में भी सहायक होता है। मतलब जल आएगा, इसके अंदर जो भी अपशिष्ट पदार्थ रहेंगे वो जल में घुल करके बाहर ओस्कुलम से निकल जाएंगे। तो तीन काम है बच्चों इसको, एक तो भोजन एकत्रित करने के, दूसरा अगर बात करूं श्वसन के, और तीसरा उत्सर्जन का काम भी किसका होता है बच्चों, जल नाल तंत्र का या जल परिवहन का मार्ग जो है वो प्रदान करता है। भोजन एकत्रित, श्वसन और उत्सर्जन, तीनों चीजें। ठीक है, आगे बात करें स्पंज की, तो इसके अंदर जो है एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, ये भी याद रखना है बच्चों, पूछा जाता है कई बार। ठीक है, जिसका नाम है कोइनोसाइट या कोलर कोशिकाएं। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर कि कोलर कोशिकाएं या कोइनोसाइट जो होती है वो किसके अंदर पाई जाती है, तो आप लोग बताओगे किसके अंदर, स्पंज या फिर पोरीफेरा के अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो ये कोइनोसाइट या कोलर कोशिकाएं हो गई। ये स्पंज गुहा तथा नाल तंत्र को स्तरित करती है। ठीक है, मतलब जो है अपन कहें जो स्पंज गुहा होती है बच्चों, ठीक है, या नाल तंत्र जो होता है उसकी जो अंदर की लाइनिंग है या स्तर जो है बच्चों, वो कौन बनाता है, कोइनोसाइट या कोलर कोशिकाएं बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट, कोशिकाओं में अंतरा कोशिकीय पाचन होता है। ठीक है, इनकी जो कोशिकाएं होती है बच्चों उनके अंदर पाचन कहां होता है, कोशिकाओं के अंदर होता है, और ऐसे पाचन को बोलेंगे अपन अंतरा कोशिकीय पाचन। ठीक है, जो पाचन कहां हो बच्चों, कोशिका के अंदर की ओर हो। ठीक है, तो अंतरा कोशिकीय पाचन होता है। शरीर के स्तरों के मध्य कैल्शियम कार्बोनेट, कभी कभी क्या होता है बच्चों, इनके अंदर जो शरीर का स्तर होता है वहां पे क्या हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर सिलिका की बनी कंटिकाओं। ठीक है, कंटिका मतलब कांटे की जैसी संरचना है, कंटिकाएं मतलब ये बच्चों क्या है, यहाँ पे कांटे की जैसे इस तरीके से संरचना होगी। ठीक है, कंटिकाओं तथा स्पॉन्जिन तंतुओं का अंतः कंकाल पाया जाता है। मतलब अगर कहूं मैं कि यहाँ पे
अंतःकंकाल किसका बना होता है? एक कंटिकाएं होती है और दूसरे स्पंजिन तंतु होती है, ठीक है। और जो कंटिकाएं जो होंगी बच्चों, ये कांटे जैसी संरचनाएं जो होंगी इसके ऊपर, वो बनी होंगी किसकी? या तो कैल्शियम कार्बोनेट की, ठीक है, या तो किसकी बनी होगी बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट की, जिसको CaCO3 से भी CaCO3 से भी लिख सकते हैं, और या फिर किसकी बनी होगी बच्चों? सिलिका की बनी होगी, ठीक है। तो दो चीजों की यहाँ पे कंटिकाएं बनी होती है, या तो कैल्शियम कार्बोनेट की या फिर सिलिका की, और दूसरा क्या होगा? यहाँ पे स्पंजिन तंतु होगा। और इसी कारण जो है इनको कोई भी जीव जो है खाना पसंद नहीं करता। क्यों? अगर खा लिया तो ये पचेंगे ही नहीं बच्चों, ठीक है। ये स्पंजिन तंतु जो होते हैं वो पचते ही नहीं उनके अंदर, तो इनको खाना भी कोई जो है समुद्री जीव पसंद नहीं करता है स्पंज को, ठीक है। ये क्या करते हैं बच्चों? शरीर को आदान प्रदान करने में सहायक होते हैं। जो ये कंटिकाएं या स्पर्शक जो होते हैं बच्चों, ठीक है, वो क्या करते हैं, या इसका अंतकंकाल जो होता है बच्चों, वो क्या करता है? उसको आधार प्रदान करता है, समुद्र की सतह की ओर बनाए रखता है उनको, ठीक है। नेक्स्ट बात करें स्पंज के बारे में। स्पंज प्राणी में नर तथा मादा जो है वो पृथक नहीं होते हैं। मतलब एक ही जीव जो है वो नर का भी कार्य करेगा और मादा का भी, मतलब नर और मादा एक ही जीव होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं, ठीक है। और ऐसे जीवों को बोलते हैं बच्चों हम क्या? उभयलिंगी या फिर उभयलिंगाश्रयी, ठीक है। उभयलिंगी भी बोल सकते हैं बच्चों, इनको क्या बोल सकते हैं? उभयलिंगी भी बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब नर और मादा एक ही जीव होते हैं, नर और मादा अलग अलग यहाँ पर नहीं होते, ठीक है। तो ये उभयलिंगी होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लैंगिक व अलैंगिक दोनों प्रकार के जनन की उपस्थिति होती है यहाँ पे। यहाँ पे अलैंगिक जनन भी पाया जाता है बच्चों, और साथ में लैंगिक जनन भी पाया जाता है। दोनों प्रकार का जनन जो है यहाँ पे होता है। अलैंगिक जनन की बात करूं तो बच्चों मुकुलन के द्वारा होगा, जिसके अंदर क्या होगा? जैसे स्पंज रहेगा कोई, ठीक है, उससे क्या रहेगा? एक बड बनेगी, मुकुल बनेगा और वो टूट करके नया जीव बना देगा। दूसरा विखंडन, विखंडन आप सभी जानते हो बच्चों, ठीक है। क्या होगा? इसका जो शरीर है वो अनेक खंडों में टूट जाएगा और हर एक नया खंड जो है नए जीव में बदल जाएगा। नेक्स्ट बात करूं तो इसके अंदर एक विशेष संरचना भी होती है बच्चों, जिनको बोलते हैं अपन जेम्यूल। क्या बोलते हैं बच्चों? जेम्यूल। तो इसके अंदर जेम्यूल के द्वारा भी क्या होता है बच्चों? अलैंगिक जनन होता है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे बात करें इसके लैंगिक जनन की, तो लैंगिक जनन जो है वो किसके द्वारा होगा? युग्मकों के द्वारा, और दोनों युग्मक मिलकर के क्या बनाएंगे बच्चों? युग्मनज बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें निश्चयन कैसा होता है बच्चों? आंतरिक होता है, ठीक है। मतलब ये जो नर और मादा युग्मक जो मिलते हैं बच्चों, वो शरीर के अंदर मिलेंगे, बाहर की ओर नहीं, ठीक है। और इसको बोला जाता है बच्चों क्या? आंतरिक प्रकार का निषेचन, ठीक है। नेक्स्ट, इनके अंदर जो परिवर्धन होता है, या परिवर्धन क्या बोल सकते हैं बच्चों? डेवलपमेंट, ठीक है। क्या बोल सकते हैं? इसके अंदर जो डेवलपमेंट होता है बच्चों, किस प्रकार का होता है? अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है, ठीक है। बच्चों ये जो प्राणी संघ अपन पढ़ेंगे तो यहाँ दो तरह के जो है क्या आएंगे? डेवलपमेंट या परिवर्धन आएंगे। एक होता है प्रत्यक्ष और दूसरा होता है बच्चों अप्रत्यक्ष, ठीक है। आपको यही बता देता हूं मैं कि दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। डेवलपमेंट जो है दो प्रकार का पढ़ेंगे अपन, परिवर्धन जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? परिवर्धन, ठीक है। तो ये परिवर्धन अपन दो प्रकार का पढ़ेंगे, ठीक है। एक होता है बच्चों क्या? प्रत्यक्ष परिवर्धन, जिसको बोला जाता है इंग्लिश में डायरेक्ट डेवलपमेंट। क्या बोला जाता है बच्चों? डायरेक्ट डेवलपमेंट। और दूसरा अप्रत्यक्ष परिवर्धन। दूसरा कौन सा होता है बच्चों? अप्रत्यक्ष परिवर्धन, जिसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। तो दो प्रकार का परिवर्तन जो है अपन इन प्राणी संघों के अंदर पढ़ेंगे। एक होता है प्रत्यक्ष और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। क्या अंतर होता है बच्चों दोनों के अंदर? अगर जो है युग्मनज से सीधे ही क्या बन जाए? भ्रूण बन जाए या वयस्क जीव बन जाए बच्चों, तो उसको तो बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्तन, ठीक है। बीच में कोई अवस्था नहीं है, भ्रूण से या जायगोट से सीधा क्या बन जाए? वयस्क बन जाए, तो उसको बोलेंगे प्रत्यक्ष। अगर क्या हो बच्चों? युग्मनज और वयस्क के बीच में क्या आ जाए बच्चों? कि लार्वा अवस्था आ जाए, तो उसको बोलते हैं बच्चों क्या? अप्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्तन, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अपन को याद रखना है कि अगर लार्वा अवस्था उपस्थित ना हो तो प्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्तन होगा, और अगर लार्वा अवस्था उपस्थित हो तो अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट वहां पर होगा। तो इसके अंदर परिवर्तन कैसा होता है बच्चों? अप्रत्यक्ष होता है, मतलब यहां पर लार्वा अवस्था पाई जाएगी, ठीक है। तो यहां पे लार्वा अवस्था कैसे होती है बच्चों? जिसमें वयस्क से भिन्न आकृति की लार्वा अवस्था पाई जाती है, ठीक है। मतलब इसकी लार्वा अवस्था जो होती है वो वयस्क से मैच नहीं करती बच्चों, वो थोड़ी क्या होती है बच्चों? अलग होती है या भिन्न प्रकार की होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्पंज के कुछ उदाहरणों के बारे में, ठीक है। एक उदाहरण दे रखा है बच्चों साइकन, या जिसको साइफा भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो है अपना क्या है? साइकन या साइफा, ठीक है। इस तरीके से दिख रहा होगा, कौन की तरह संरचना दिख रही है इनकी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बच्चों साइकन, या इसी को साइफा भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा
यू स्पॉन्जिया अपना, दूसरा क्या है बच्चों, स्पॉन्जी, यू स्पॉन्जिया है, ठीक है, या सत्ते स्पंज भी बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं इसको, सत्ते स्पंज भी बोला जाता है। और इसको दूसरा नाम क्या है बच्चों इसका, बाथ स्पंज, ठीक है। नहाने के लिए आप जूना जो है वो यूज करते होंगे, गांव के जो लोग हैं या फिर शहरों में भी कई लोग जो है नहाने के लिए क्या यूज करते हैं बच्चों, जूना यूज करते हैं। तो देखो उसकी तरह इसकी संरचना दिख रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बच्चों, बाथ स्पंज भी बोला जाता है इसको, ठीक है। तीसरा अगर बात करें स्पॉन्जिला, और स्पॉन्जिला क्या होता है बच्चों, इसको स्वच्छ जलीय स्पंज भी कहते हैं, ठीक है। तो हो गया एक साइकन साइफा, दूसरा स्पॉन्जिला, इसको स्वच्छ जलीय स्पंज भी कहते हैं, और तीसरा हो गया बच्चों यू स्पॉन्जिया, जिसको बाथ स्पंज भी कहा जाता है। ये उदाहरण है बच्चों किसके, पोरिफेरा संघ के, ठीक है, या फिर स्पंज के उदाहरण है, ठीक है। तो पोरिफेरा की हमने बात कर ली। दूसरा हम देखते हैं किसके बारे में, सिलेंट्रेटा के बारे में, ठीक है। और सिलेंट्रेटा को बच्चों निडेरिया भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है बच्चों, निडेरिया, या कई लोग नाइडेरिया भी बोल देते हैं, दोनों सही है, ठीक है। तो निडेरिया या नाइडेरिया, दूसरा नाम क्या है बच्चों, सिलेंट्रेटा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखें बच्चों, सील का मतलब होता है होलो, या फिर गुहा भी बोल सकते हैं, सीलोम जो है आगे इसी से बना है, मतलब क्या होता है इसका, होलो स्ट्रक्चर या खोखली संरचना, ठीक है। और एंटेरोन का मतलब होता है बच्चों इंटेस्टाइन, क्या होता है बच्चों, इंटेस्टाइन, मतलब एक खोखली संरचना रखने वाले जो जीव होते हैं, या मतलब आंतरिक की तरह खोखली संरचना रखने वाले जीव जो होते हैं बच्चों, उनको बोलते हैं अपन सीलेंट्रेटा, क्या बोलते हैं बच्चों, सीलेंट्रेटा उसको बोला जाता है। ऐसे जीव जिसके अंदर आंत्र कैसी हो बच्चों, खोखली हो, या जिसके अंदर गैस्ट्रोवेस्कुलर केविटी, आगे नाम आएगा बच्चों, वो पाई जाए तो उसको बोलते हैं बच्चों क्या, सिलेंट्रेटा, ठीक है। और निडेरिया नाम क्यों पड़ा बच्चों, क्योंकि इसके अंदर निडोब्लास्ट नाम की कोशिकाएं पाई जाती है, जिसको दंश कोशिका भी बोलते हैं, ठीक है। तो दो नाम है इसके, दोनों याद रखने बच्चों, कभी कभी नाइडेरिया के नाम से पूछ लेगा और कभी पूछ लेगा आपको सिलेंट्रेटा के नाम से। इस वजह से अपन को जो है दोनों नाम यहाँ पे याद रखने हैं। आगे बात करूं, ये कैसे होते हैं बच्चों, अधिकांशतः जलीय होते हैं, कैसे होते हैं बच्चों, जलीय होते हैं। और जलीय में भी कौन से, ज्यादातर समुद्री होंगे, ठीक है। कैसे होंगे बच्चों, समुद्री होते हैं। स्थावर होते हैं, स्थावर मतलब क्या है बच्चों, ये एक जगह पर क्या रहते हैं, स्थिर रहते हैं, ज्यादा हिलते डुलते नहीं है, ज्यादा दूसरी जगह पर नहीं जाते, ठीक है। अथवा मुक्त तैरने वाले, या फिर कैसे हो सकते हैं बच्चों, ये मुक्त रूप से तैरने वाले भी होते हैं, जो निश्चेष्ट जो है जैसे पानी का बहाव होगा उनके साथ जो है बहते रहेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो सकते हैं, स्थावर भी हो सकते हैं और मुक्त रूप से तैरने वाले भी होते हैं, ठीक है। और कैसे होते हैं बच्चों, सम्मिति प्राणी होती है। और अगर इनकी बात करूं सम्मिति की, तो बच्चों इनके अंदर अरीय सम्मिति पाई जाती है। कौन सी सम्मिति बच्चों, अरीय सम्मिति जो है उनके अंदर पाई जाती है। और अरीय सम्मिति में क्या होता है कि केंद्रीय अक्ष से कोई सी भी रेखा गुजरे बच्चों, वो गुजरती है अगर, तो वो समान दो भागों में ही बांटेगी, ठीक है। तो ये सम्मिति की बात करें तो कौन सी सम्मिति बच्चों, अरीय सम्मिति या रेडियल सिमेट्री याद रखनी है। आगे निडेरिया नाम जो है इनका, इनकी दंश कोशिका या निडोब्लास्ट या निमेटोब्लास्ट से बना है, ठीक है। इनका नाम जो है, जो निडेरिया क्यों रखा गया बच्चों, क्योंकि इसके अंदर दंश कोशिका पाई जाती है, ठीक है। या उसको निडोब्लास्ट बोल सकते हैं, निडोब्लास्ट, निडेरिया, ठीक है। या फिर निमेटोब्लास्ट भी कह सकते हैं। इन कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण ही सिलेंट्रेटा को निडेरिया भी बच्चों कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, इनकी जो दंश कोशिकाएं होती है बच्चों, या निडोब्लास्ट जो होती है बच्चों, क्या काम आता है, स्पर्शकों तथा शरीर में अन्य स्थानों पर उपस्थित हो सकती है। पहली चीज तो कि ये जो है, ये स्पर्शकों या स्पिक्यूल जो होती है बच्चों, ठीक है, वहां पे भी हो सकती है, या फिर शरीर में दूसरे स्थानों पर भी पाई जा सकती है, ठीक है। आगे ये जो दंश कोरक होता है, या जिसको निडोब्लास्ट बोलते हैं, स्थिरक का काम करता है। मतलब क्या है स्थिरक का काम, मतलब क्या है बच्चों, कि वो एनिमल को या प्राणी जो होता है बच्चों, उसको एक जगह पर स्थिर रखता है, ठीक है। इस तरीके से फंस जाता है नीचे और वो वहीं पर बना रहता है। तो एक तरीके से तो क्या करता है बच्चों, ये स्थिरक का काम करता है। दूसरा, ये रक्षा का काम भी करता है, ठीक है। क्या करता है बच्चों, रक्षा भी करता है। दूसरे जो जंतु होते हैं या दूसरे जो प्राणी होते हैं समुद्री बच्चों, उनसे ये रक्षा का कार्य भी करता है, ठीक है, उनसे बचाव करता है। तथा ये साथ ही शिकार पकड़ने के भी काम आता है। कौन, अपना दंश कोरक या निडोब्लास्ट, ठीक है। ये देखो यहाँ पे बच्चों आरेखीय दृश्य दिया गया है किसका, निडोब्लास्ट का। इस तरह की कोशिकाएं होती है, इसका केंद्रक हो गया, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे हंटर जैसी जो होती है बच्चों, चाबुक जैसी जो है संरचना दिख रही है। तो इसके काम आपको याद रखने हैं बच्चों, एक जो है स्थिरक का काम करता है ये, ठीक है। एक क्या करता है बच्चों, स्थिरक का काम, एक वहीं पे स्थिर बनाए रखेगा। दूसरा रक्षा का काम है, और तीसरा जो है शिकार पकड़ने का भी इसका कार्य होता है। नाम याद रखना है किसका, दंश कोशक, दंश कोरक या फिर निडोब्लास्ट का, ठीक है। तो किसके अंदर पाया जाता है बच्चों, ये पाया जाता है सिलेंट्रेटा के अंदर या निडेरिया के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बात करें सिलेंट्रेटा की बच्चों, तो निडेरिया में या सिलेंट्रेटा में ऊतक स्तर का संगठन पाया जाता है, ठीक है। पहली चीज तो कौन सा संगठन होता है इनके अंदर, ऊतक स्तर का संगठन होता है। मतलब यहाँ कोशिकाएं जो होती है बच्चों मिलकर के क्या बना लेती है,
ऊतक बना लेती है। जबकि अपन ने पोरिफेरा के अंदर बात की थी, वहां पे क्या था बच्चों, कोशिकीय स्तर का संगठन पाया जाता था। वहां कोशिकाएं श्रम विभाजन कर लेती है लेकिन ऊतक नहीं बनाती, जबकि यहां पर ऊतक बना लेती है। ठीक है, आगे प्राणियों में जो है केंद्रीय जठर संवहनी या गैस्ट्रोवेस्कुलर गुहा पाई जाती है। इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, याद रखनी है आपको। ठीक है, कि सिलेंट्रेटा के प्राणियों में गैस्ट्रोवेस्कुलर, ठीक है, या जठर आंतरीय गुहा या जठर संवहनी गुहा जो है वो पाई जाती है। ठीक है, क्या नाम है बच्चों, जठर संवहनी गुहा या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो है यहां पर पाई जाती है। किसमें, सिलेंट्रेटा के अंदर। ठीक है, यह अधोमुख पर स्थित मुख द्वारा खुलती है। ठीक है, और इसका मुख जो है बच्चों का होता है नीचे की तरफ होता है। अधोमुख का मतलब क्या है बच्चों, इसका मुख जो है नीचे की तरफ खुलता है। ठीक है, आगे इनके अंदर जो पाचन होता है बच्चों, बाह्य कोशिकी भी हो सकता है और अंतरा कोशिकी भी हो सकता है। मतलब इनमें पाचन की बात करूं तो पाचन जो है कोशिका के अंदर भी हो सकता है या कोशिका के बाहर भी हो सकता है। अगर कोशिका के अंदर होगा तो उसको बोलेंगे अंतरा कोशिकीय पाचन, और अगर बाहर होगा तो उसको बोलेंगे बाह्य कोशिकीय पाचन। तो सिलेंट्रेटा जो है बच्चों दोनों प्रकार का पाचन दर्शाता है, एक अंतर कोशिकीय भी और एक दूसरा बाह्य कोशिकीय भी। ठीक है, तो दोनों नाम जो है अपन को याद रखने हैं। आगे बात करूं तो कुछ सदस्य होते हैं जिनको क्या बोलते हैं अपन, प्रवाल या फिर कोरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, कोरल बोलते हैं। ठीक है, और इनके अंदर जो है अगर बात करूं, इनके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ कंकाल जो है वो पाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर बच्चों प्रवाल या कोरल के अंदर, जो कि समुद्र का बहुत बड़ा भाग बनाते हैं। ठीक है, या कोरल रीफ देखे होंगे आपने, रंग बिरंगी जो है पत्थर के जैसे दिखाई देते हैं बच्चों, जो कि किसके बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। और वो किनके द्वारा बनते हैं बच्चों, सिलेंट्रेटा के द्वारा ही बनाए जाते हैं। ठीक है, और किसके बने होते हैं बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट के या CaCO3 से निर्मित होते हैं बच्चों ये। ठीक है, इनका कंकाल। नेक्स्ट, इनकी शरीर की आकृति आदर्श रूप से दो प्रकार की होती है। ठीक है, मतलब यहाँ दो जो है इनके शरीर की आकृति हो सकती है, एक होता है बच्चों पोलिप रूप और दूसरा होता है बच्चों मेडूसा रूप। ठीक है, तो दो याद रखने अपन को, एक पोलिप और दूसरा मेडूसा। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं बच्चों, द्विरूपी होते हैं, बाइमॉर्फिज्म दर्शाते हैं या डाइमॉर्फिज्म भी बोल सकते हैं। पहला जो पोलिप रूप होता है बच्चों, क्या होता है, एक तो स्थावर होता है, मतलब एक जगह पर स्थिर रहता है। दूसरा बेलनाकार होता है। कैसा होता है बच्चों, बेलनाकार होता है। ठीक है, इनका जो पोलिप रूप होता है बच्चों, देखो नीचे की तरफ क्या होता है, ये एक जगह पर स्थिर रहते हैं, तो ये स्थिर होते हैं। ठीक है, स्थावर होते हैं। दूसरा, ये कैसा होता है बच्चों, बेलनाकार प्रकार का दिख रहा होगा आपको। हाइड्रा का जो शरीर है कैसा है बच्चों, यहाँ पे बेलनाकार दिख रहा है अपन को। ठीक है, और साथ में इनका जो मुख होता है बच्चों, किसकी तरफ होता है, ऊपर की तरफ होता है। इनका मुंह जो है पोलिप का कहां होता है बच्चों, ऊपर की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बच्चों क्या है, इसका मुख है, तो इनमें मुख जो है बच्चों ऊपर की ओर होता है पोलिप के अंदर, और ये बेलनाकार आकृति के होते हैं। ठीक है, और स्थावर होते हैं। ये बातें अपन को याद रखने किसके लिए, पोलिप के लिए। दूसरा रूप की बात करूं तो दूसरा रूप होता है बच्चों मेडूसा। दूसरा रूप कौन सा होता है बच्चों, मेडूसा रूप होता है। और मेडूसा के अंदर आप देख सकते हैं इनका मुख तो कहां होगा बच्चों, नीचे की तरफ होगा। ठीक है, मुख कहां होगा बच्चा, नीचे की ओर होगा। ठीक है, और ये स्थावर नहीं होते, ये तैरते रहते हैं। ठीक है, ये इनकी आकृति तस्तरी की जैसी होती है। ठीक है, डिस्क शेप के जो है ये हो सकते हैं। ठीक है, प्याली नुमा हो सकते हैं या फिर छतरी नुमा। ठीक है, छतरी देखी होगी आपने, इस तरह की छतरी होती है। ठीक है, छतरी देखी होगी, छतरी इस प्रकार की होती है। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं बच्चों, छतरी नुमा हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं बच्चों, छतरी नुमा। और मैं मुख की बात करूं तो मुख जो है नीचे की ओर पाया जाता है, जबकि पोलिप में मुख ऊपर की ओर पाया जाता है। ठीक है, तो दोनों में अंतर हुआ। ये कौन सा है, मेडूसा। और ये कैसे होते हैं बच्चों, मुक्तप्लावी होते हैं, तैरते रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो है वो तैरते रहते हैं। ठीक है, जेलीफिश देखी होगी आपने। ठीक है, इस प्रकार की क्या देखी होगी, ओरेलिया, जिसको जेलीफिश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये ऊपर की ओर जाती रहती है, मतलब मुक्त रूप से बच्चों ये क्या होती है, तैरती रहती है। रूप कौन सा है बच्चों, मेडूसा। ठीक है, अगर बात करूं किसकी, पोलिप रूप की, तो पोलिप रूप तो बच्चों किसके अंदर था, हाइड्रा के अंदर था। ठीक है, पोलिप रूप किसके अंदर पाया जाता है बच्चों, हाइड्रा के अंदर पाया जाता है। पोलिप रूप की बात करूं तो ये पाया जाता है बच्चों किसके अंदर, हाइड्रा के अंदर। ठीक है, और अगर बात करूं किसकी, मेडूसा रूप की, तो पाया जाता है बच्चों किसके अंदर, ओरेलिया के अंदर। किसके अंदर बच्चों, ओरेलिया के अंदर, जिसको अपन जेलीफिश के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से बच्चों, जेलीफिश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो दो रूप है बच्चों, क्या, पोलिप और मेडूसा। ठीक है, याद रखने वाली बात क्या है बच्चों, कि पोलिप और मेडूसा दोनों रूपों में जो है उपस्थित कौन रहता है बच्चों, ओबेलिया। ठीक है, ओबेलिया में क्या होता है बच्चों, कि पोलिप रूप भी उपस्थित होता है और मेडूसा रूप भी जो है उपस्थित रहता है। ठीक है, और इनमें क्या होता रहता है बच्चों, पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, जिसको मेटाजेनेसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, मेटाजेनेसिस भी कहते हैं। और इस क्या मतलब है बच्चों, इस पीढ़ी एकांतरण का, कि पोलिप रूप जो है इसमें मेडूसा रूप में बदलता रहता है और मेडूसा वापस से क्या बना लेता है बच्चों,
मेडुसा वापस से क्या बना लेता है, पोलिप बना लेता है, ठीक है। तो ये दोनों रूप जो है पोलिप और मेडुसा एक दूसरे में बदलते रहते हैं, इसी को बोलते हैं बच्चों क्या अपन, पीढ़ी एकांतरण, ठीक है, या मेटाजेनेसिस, ठीक है। तो ये दोनों रूप जो है बच्चों एक दूसरे के अंदर इंटरचेंजेबल होते हैं, एक दूसरे में बदलते रहते हैं, पोलिप और मेडुसा रूप, ठीक है। तो मेटाजेनेसिस कहते हैं। उदाहरण हो गया बच्चों इसका ओवेलिया। उदाहरण क्या हो गया बच्चों, ओवेलिया। ओरेलिया तो जेलीफिश होती है, ठीक है, उसमें तो मेडुसा रूप है, लेकिन याद रख अगर नाम आए क्या, ओवेलिया, तो ओवेलिया के अंदर दोनों रूप पाए जाते हैं, मेडुसा भी और दूसरा पोलिप भी, ठीक है। तो दोनों रूप इसके अंदर पाए जाएंगे। नोट करने वाली बात बच्चों यहाँ पे क्या है, ठीक है, नोट करना है आपको कि नोट करने वाली बात क्या है कि पोलिप और मेडुसा कौन से जनन द्वारा एक दूसरे में बदलते रहते हैं। तो देखो, पोलिप जो है अलैंगिक जनन के द्वारा, ठीक है, पोलिप जो है अलैंगिक जनन के द्वारा क्या बना देता है, मेडुसा बना देता है, ठीक है। और मेडुसा जो है लैंगिक जनन के द्वारा वापस से पोलिप बना देता है, ठीक है। दोनों जो है एक दूसरे में बदलते रहते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं किसकी, पोलिप की, ठीक है, पोलिप की बात करूं तो पोलिप किस में बदलेगा बच्चों, मेडुसा में बदलेगा, ठीक है। किसमें बदलेगा, मेडुसा के अंदर बदलेगा, और कौन से जनन के द्वारा, अलैंगिक जनन के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों, अलैंगिक जनन के द्वारा। किसमें बदलेगा, मेडुसा के अंदर बदलेगा, और मेडुसा जो है बच्चों यहाँ पे क्या है, लैंगिक जनन के द्वारा किसमें बदल जाएगा, पोलिप में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों रूप जो है बच्चों कौन कौन से, पोलिप और मेडुसा एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं, ठीक है। पोलिप से अलैंगिक जनन के द्वारा मेडुसा बन जाएगा, और मेडुसा में लैंगिक जनन होगा तो वापस से पोलिप बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो है दोनों एक दूसरे में बदलते रहते हैं, और इसी को कहते हैं अपन क्या, पीढ़ी एकांतरण या मेटाजेनेसिस, ठीक है। तो ये बात हुई अपनी। अब देखते हैं बच्चों क्या, सिलेंट्रेटा जो संघ है उसके उदाहरण देखते हैं कुछ। पहला उदाहरण है बच्चों क्या, हाइड्रा, ठीक है। हाइड्रा देख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, इसकी दंश कोशिकाएं ऊपर की तरफ क्या है, ये मुख है, ठीक है। और ये कैसा है, बेलनाकार आकृति का होता है। और हाइड्रा की बात करें तो इसमें पोलिप अवस्था मुख्य होती है। कौन सी अवस्था होती है बच्चों, पोलिप अवस्था पाई जाती है, ठीक है, हाइड्रा के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें दूसरा अपन ओरेलिया, या जिसको क्या कहते हैं बच्चों, जेलीफिश कहते हैं। और इसके अंदर बात करूं तो इसके अंदर मेडुसा रूप पाया जाता है। कौन सा रूप पाया जाता है बच्चों, मेडुसा रूप जो है वो पाया जाता है किसके अंदर, ओरेलिया के अंदर। और ये मुक्त प्लावी होते हैं बच्चों, देखा होगा आपने पानी के अंदर ये चमकते रहते हैं एक तो, ठीक है। और क्या होते हैं बच्चों, इस तरीके से तैरते रहते हैं, मुक्त प्लावी होते हैं, ठीक है, इस तरीके से दिखते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, जेलीफिश बोला जाता है। ये बच्चों असली फिश नहीं होती बच्चों, ठीक है, लेकिन इसका नाम रखा गया क्या, जेलीफिश, क्योंकि तैरती रहती है, मुक्त प्लावी होती है बच्चों, ठीक है। आगे बात करें, नेक्स्ट उदाहरण अपना ओबेलिया, ठीक है। और एबोलिया क्या दर्शाता है बच्चों, मेटाजेनेसिस दर्शाता है, ठीक है। क्या दर्शाता है बच्चों, मेटाजेनेसिस, क्योंकि इसके अंदर दोनों अवस्थाएं होती है, पोलिप भी होता है इसके अंदर और मेडुसा भी होता है, ठीक है। तो ये मेटाजेनेसिस दर्शाता है। आगे बात करें अपन फाइसेलिया। फाइसेलिया रखना है आपको बच्चों, याद देखो, ये जो पुर्तगाली क्या होते हैं, पुर्तगाली युद्ध मानव जो होते हैं, ठीक है। पुर्तगाल के अंदर जब मानव जो है युद्ध के अंदर जाते हैं बच्चों, तो सिर पे ऐसे कलंगी जैसी जो है उनके होती है, इस तरह की संरचना होती है बच्चों, ठीक है। क्या होती है, इस तरह की संरचना होती है। तो ये संरचना जो है उनसे मिलती जुलती है, जिसका नाम क्या रख दिया बच्चों, पुर्तगाली युद्ध मानव, ठीक है। क्या रख दिया बच्चों इसका नाम, पुर्तगाली युद्ध मानव नाम इसका रख दिया गया है। तो नाम याद रखना है, फाइजीलिया को क्या बोलते हैं बच्चों, पुर्तगाली युद्ध मानव भी कहा जाता है। नेक्स्ट उदाहरण देखें तो एडम्सिया हो गया, जिसको समुद्री एनिमोन कहा जाता है। एनिमोन क्या है बच्चों, एक पुष्प होता है, ठीक है। एनिमोन क्या होता है बच्चों, पुष्प है, ठीक है। पादप जगत में एक पुष्प का नाम होता है, ठीक है। तो ये उस पुष्प से क्या दर्शाता है बच्चों, समानता दर्शाता है, ठीक है। तो इसको समुद्री पुष्प या सी एनिमोन भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, एडम्सिया क्या हो गया अपना, समुद्री एनिमोन हो गया, ठीक है, समुद्री पुष्प हो गया, ठीक है। इसकी संरचना भी दिख रही होगी, ठीक है, पुष्प की तरह खिली हुई है, ऊपर से क्या है बच्चों, पुष्प की तरह इस तरीके से खिला हुआ है, ठीक है। तो नाम है इसका समुद्री एनिमोन, ठीक है, या जिसको बोलते हैं एडम्सिया। नेक्स्ट अगर बात करें पेनिटुला, ये भी किसका उदाहरण है, सिलेंट्रेटा का उदाहरण है। और ये क्या होता है बच्चों, देखो पंखे की तरफ दिख रहा है, ठीक है, पंखे की पंखुड़ियां जैसे होती है, ठीक है, उसके तरफ दिख रहा है, इसलिए इसको सी फैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, सी फैन बोला जाता है, ठीक है। पिच मतलब क्या है बच्चों, पंखा, ठीक है, ठीक है, क्या है, पंखा बोलते हैं, ठीक है। तो इसको समुद्री पिच या फिर सी फैन जो है बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि इसके जो है ये किस तरह दिखते हैं, इसके पंखे की तरह दिखते हैं, पंखे जो आता है, ठीक है, हाथ पंखा जो आता है, ठीक है, उसकी तरह दिखाई देते हैं। तो इसका नाम रख दिया बच्चों क्या, समुद्री पिच, ठीक है, या फिर सी फैन। नेक्स्ट बात करें अपन तो गोर्गोनिया हो गया अपना, ठीक है, जिसको समुद्री व्यंजन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। गोर्गोनिया किसके नाम जाना जाता है, समुद्री व्यंजन के नाम से जाना जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट उदाहरण बात करें तो मैंड्रिना, और मैंड्रिना को जाना जाता है बच्चों ब्रेन कोरल के रूप में, और कोरल की हमने बात की थी कि इसके अंदर क्या पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल पाया जाता है। ठीक है, ये विभिन्न करल के देखो सुंदर सुंदर से जीव होते हैं। कोरल क्या होते हैं बच्चों, सुंदर सुंदर से समुद्री जीव होते हैं। ठीक है, जिनके जो शरीर है या कंकाल है बच्चों, किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, तो ये सब उदाहरण अपन ने देख लिए। तो इस भाग में हमने बात की किसकी बच्चों, एक तो पोरीफेरा संघ की और दूसरा सिलेंट्रेटा संघ की। ठीक है, पोरीफेरा संघ में अपन को याद क्या क्या रखना है बच्चों, कि एक तो इनको स्पंज भी कहा जाता है पोरीफेरा संघ को, दूसरा इसमें जल नाल तंत्र पाया जाता है, तीसरा इसके अंदर कोइनोसाइट कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, और अपन को यह भी याद रखना है कि इसमें जल नाल तंत्र जो होता है बच्चों, दो छिद्र होते हैं इसमें, एक ओस्टिया जिससे प्रवेश करता है और दूसरा ओस्कुलम जिससे बाहर निकल जाता है। तीसरा इसके कार्य भी याद रखने हैं अपन को, कि जो है ये जल नाल तंत्र किसमें काम आता है, भोजन को एकत्र करने में, श्वसन में और उत्सर्जन में भी काम आता है। ठीक है, आगे याद रख लेना इसके उदाहरण। ठीक है, उदाहरण भी क्या होते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट होते हैं, उदाहरण भी कई जगह जो है पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, दूसरा अपन को याद रखना है बच्चों सिलेंट्रेटा के बारे में, कि सिलेंट्रेटा के अंदर क्या होती है बच्चों, गैस्ट्रोवेस्कुलर गुहा पाई जाती है। ठीक है, और इनको नाइडेरिया भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर निडोब्लास्ट पाया जाता है या दंश कोरक जो है उपस्थित होता है। दंश कोरक का कार्य आपसे पूछ लिया जाए तो रक्षा, शिकार पकड़ने आदि में जो है वो काम आता है। ठीक है, और साथ ही आपको याद रखना है इसके उदाहरण, जो कि कई सारे थे, दो रूप याद रखने हैं साथ के साथ, कि पोलिप और मेडुसा रूप पाया जाता है। साथ ही ये दोनों रूप जो है एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं, जिसको मेटाजेनेसिस कहा जाता है। ठीक है, तो हमने बात की पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा की। ठीक है, तो देखते हैं आपको कितना समझ में आया कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से। ठीक है, पहला क्वेश्चन है बच्चों कि बात स्पंज निम्न में से किसको कहा जाता है। ठीक है, बात स्पंज देखो, हमने उदाहरण देखे थे किसके, स्पंज के या पोरीफेरा के। ठीक है, तो वहां पे एक उदाहरण जो आया था उसका नाम रखा था हमने बात स्पंज। ठीक है, कौन सा था वो, ठीक है, हिप्पोस्पंजिला तो हमने पढ़ा ही नहीं। ठीक है, एंटेरोसील जो है, एंटेरोसील तो ये तो जो है सिलेंट्रेटा से संबंधित है। ठीक है, तो इन दोनों में से ही कोई है, यूस्पोंजिया और स्पोंजिला। देखो बच्चों, स्पोंजिला जो था उसको हमने बोला था स्वच्छ जलीय स्पंज। क्या बोला था बच्चों, स्वच्छ जलीय स्पंज। ठीक है, तो इसको तो बोलते हैं अपन स्वच्छ जलीय स्पंज। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो गया बच्चों, यूस्पोंजिया। ठीक है, यूस्पोंजिया या सत्य स्पंज जो होते हैं उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, बात स्पंज कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, पुर्तगाली युद्ध मानव के नाम से जाना जाता है। पहले तो किस प्रसंग में आता है, सिलेंट्रेटा में आता था। ठीक है, और नाम किसका था बच्चों, एडम्सिया। तो क्या होता है, सी एनिमोन होता है, समुद्री एनिमोन होता है। ठीक है, क्या होता है ये, तो समुद्री एनिमोन होता है। ठीक है, तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, दूसरा फाइजेलिया, तीसरा पेनिटुला, इसको तो क्या बोलते हैं, समुद्री पिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, समुद्री पिच बोला था हमने, सीफेन जिसको कहा था। ठीक है, ओबिलिया तो क्या होता है बच्चों, ओबिलिया में तो पॉलिप और मेडुसा रूप दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया बच्चों अपना, फाइजेलिया। ठीक है, तो फाइजेलिया को ही क्या कहा जाता है, पुर्तगाली युद्ध मानव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोलिप और मेडुसा दोनों अवस्थाएं किसमें पाई जाती है। ठीक है, तो हमने बात की थी पोलिप तो था हाइड्रा के अंदर, मेडुसा था जेलीफिश या ओरेलिया के अंदर। ठीक है, तो दोनों अवस्था किसमें थी बच्चों, ओबेलिया के अंदर। साइफा तो क्या है, स्पंज है। ठीक है, तो ये तो होगा ही नहीं। एडम सी तो को तो क्या बोलते हैं, समुद्री एनिमोन बोलते हैं, ये भी नहीं है। ठीक है, आंसर क्या हो गया बच्चों अपना, क्या, ओबेलिया। ओबेलिया के अंदर क्या होता है बच्चों, दोनों अवस्थाएं पाई जाती है, पोलिप भी और मेडुसा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाइड्रा में खालिस्तान रक्षा करने और शिकार पकड़ने में सहायक होती है। पहले तो अपन को पता होना चाहिए कि ये हाइड्रा कौन से संघ से संबंधित है, तो सिलेंट्रेटा से या निडेरिया से। ठीक है, और निडेरिया में हमको पता है कि बच्चों वहां पे रक्षा करने के लिए क्या होता है बच्चों, निडोब्लास्ट या दंश कोरक उपस्थित होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसके अंदर क्या पाया जाता है बच्चों, दंश कोरक उपस्थित होता है। तो ये दंश कोरक या निडोब्लास्ट जो है बच्चों क्या करता है, रक्षा करने और शिकार पकड़ने में सहायक होता है। ठीक है, तो आंसर हो गया बच्चों क्या, दंश कोरक या निडोब्लास्ट। ठीक है, आगे बात करें, खालिस्तान में जल परिवहन एवं नाल तंत्र की उपस्थिति होती है। तो मैंने बताया था बच्चों की इंपॉर्टेंट बात है, याद रखनी है कि स्पंज के अंदर क्या पाया जाता है, जल नाल तंत्र या जल परिवहन तंत्र पाया जाता है। ठीक है, तो आंसर हो गया अपना पोरीफेरा या स्पंज। ठीक है, पोरीफेरा भी लिख सकते हैं या फिर स्पंज भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पोरीफेरा में, संघ पोरीफेरा के अंदर जल परिवहन एवं नाल तंत्र की उपस्थिति होती है, या स्पंज भी बोल सकते हैं इसको अपन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सत्य सत्य, संघ पोरीफेरा में प्राणियों का संगठन कोशिकीय स्तर का होता है। ठीक है, पोरीफेरा में क्या होता है बच्चों, कोशिकीय स्तर का, बिल्कुल सही बात है। और आगे आने वाले सिलेंट्रेटा टीनोफोरा में ऊतक स्तर का। ठीक है, प्लेटीहेलमिन्थीज में अंग स्तर का, और एस्केलमिन्थीज से लेकर बच्चों कोर्डेटा तक क्या होता है, अंग तंत्र प्रकार का होता है। ठीक है, तो बिल्कुल क्या है बच्चों, सत्य कथन है। ठीक है, आगे बात करें
आज का लास्ट क्वेश्चन अपना, प्रवाल या कोरल सदस्यों में कैल्शियम कार्बोनेट से बना कंकाल उपस्थित होता है। मैंने बताया था कि बहुत सुंदर रंग बिरंगी जीव होते हैं बच्चों कोरल, जो कि सीलेंट्रेटा के अंतर्गत आते हैं, और इनकी जो है कंकाल जो होता है बच्चों किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। तो बिल्कुल क्या है बच्चों, सत्य कथन है। ठीक है, तो आज के इस भाग में हमने बात की पोरिफेरा संघ की और दूसरा सिलेंट्रेटा संघ की। ठीक है, तो बच्चों आशा है आप सभी को जो है ये दोनों संघ जो है अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।